Assalamu alaikum. So today we gonna start about the stress strain relationship और इसमें हम अलग अलग definitions और अलग अलग graphs की थ्रू में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। तो let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है और ये हमें क्या बताता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप बताता है। दूसरा ये हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक मटेरियल का बताता है, ठीक है। और फिर थर्ड हमारे पास ये होता है कि किस तरह हमारे पास जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो क्या चेंजेस विद इन द कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक तो ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, ये ग्राफ दूसरा क्या बताता है हमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बताएगा, ठीक है। किसी जो हमारे पास वो है सेकंड, ये हमें क्या बताता है, सेकंड हमें ये क्या बताता है, कैलकुलेट करता है स्ट्रेस वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट द स्ट्रेस, ठीक है, जब हमारे पास स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये एज एन एग्जाम्पल होता है कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है। एक तो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती है इस ग्राफ के थ्रू, फिर हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस वैल्यूज़ की, जो हमारे पास क्या होता है रिजल्टेड हमारे पास जो स्ट्रेन वैल्यूज़ आते हैं, और सेकेंड ही हमारे पास एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी है, ठीक है। उसी तरह अच्छा हमने क्या किया है ना कि हमने स्ट्रेस को वर्टिकली रखा है और स्ट्रेन को हमने हॉरिजॉन्टल रखा है। तो जितना हम क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रेस की वैल्यूज़ को, उतना ही हमारे पास स्ट्रेन होता है, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ तक ये लूँ, ये वाला लूँ, ठीक है, अप टू द पॉइंट ऑफ पी, तो हमारे पास एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन स्ट्रेस एस स्ट्रेन का टू द पॉइंट ऑफ पी। लेकिन जब मैंने फर्दर इंक्रीज़ किया, मैंने फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास ग्रेटर इंक्रीज़ आया स्ट्रेन में, स्ट्रेन मेरे पास बहुत ज़्यादा हुआ। अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, टू अंटिल द पॉइंट ऑफ टी पॉइंट था, ठीक है। फिर हमारे पास P क्या है, E क्या है, T क्या, इन सब वैल्यूज़ का हम डिस्कस करते हैं। अब टू द पॉइंट ऑफ P हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट है, किसी भी मटेरियल का प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जितना वो स्ट्रेस को विथस्टैंड करता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग द परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि वो यहाँ तक क्या करता है, स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म करना स्टार्ट कर जाता है। मतलब यहाँ तक क्या होता है ना कि वो इलास्टिकली डिफॉर्म होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि अगर मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होता है या इलास्टिकली स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता है तो वो रिकवरेबल होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड या स्ट्रेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैंने क्या किया, इसके आगे हमने और इंक्रीज़ किया स्ट्रेस को और स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो हमारे पास क्या होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है एक मटेरियल का। परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारे पास ये इसके बाद स्टार्ट होती है अप टू द पॉइंट ऑफ टी तक जाती है, और जब प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है एक मटीरियल तो वो नॉन रिकवरेबल होता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। हमारे पास एक फ्रैक्चर मतलब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म करता रहता है टी तक, जो हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो हमारे पास जो ई और टी के दरमियान होता है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है अप टू द फ्रैक्चर टी। फ्रैक्चर टी हमारे पास क्या होता है कि जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो टी वैल्यू है ये हमारे पास बेसिकली क्या देती है, वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि कितना एक मटीरियल ने टेंसाइल स्ट्रेंथ को बर्दाश्त किया, कितने हद तक, उसके बाद वो फ्रैक्चर हुआ। और अगर कंप्रेशन टेस्ट में देखें तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको बताते हैं कि कंप्रेसिव अंडर द कंप्रेसिव टेस्ट कितना उसने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बर्दाश्त किया, ठीक है।
अब हमारे पास यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस वो पॉइंट होते हैं जिसके बाद हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? वो पॉइंट होता है दैट अ मटीरियल कैन विथस्टैंड the structure the maximum amount of the structure that can withstand and return to its pre-stress dimensions, मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता, वो withstand करता है, ठीक है ना। हमारे पास एक इसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि ये वो पॉइंट, मतलब हमारे पास यील्ड पॉइंट के बाद यील्ड वो होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। यील्ड पॉइंट क्या होता है कि द स्ट्रक्चर इज अंडरगोइंग प्रोनाउंस्ड डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब उसमें क्या होता है ना, बहुत अच्छी, उसमें क्या होता है ना, अच्छी खासी डिफॉर्मेशन हो जाती इवन विद द लिटिल अप्लाइड स्ट्रेस के बाद, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट हम इसे कहते हैं। हमारे पास क्या होता है ना, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है ना, उसमें हमारे पास ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द पी पॉइंट होता है, इसमें हमारे पास रेजिलेंस होता है। एक मटेरियल कितना रेजिलेंस है वो भी हमें यहाँ तक पता चलता है। तो बेसिकली रेजिलेंस के बारे में अब मैं आपको बताऊँगी कि रेजिलेंस हम किसे कहते हैं, ठीक है। रेजिलेंट कि मटेरियल क्या होता है कि वो क्या कर ले, वो विथस्टैंड हो जाए, विथस्टैंड अंडर द, अच्छा, रेजिलेंस। तो रेजिलेंस बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास क्या होता है कि मटेरियल क्या कर जाता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्म तो हो जाता है, बट अप टू द पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, कि वो प्रोपोर्शनल लिमिट से वो ना करे। वो अगर फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है वो रेजिलेंस शो करता है, रेजिलेंट है ना, इसका मतलब वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक बस उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक वो जाता है, वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा आसानी से, ठीक है। तो रेजिलेंस किसे कहते हैं? ये हमारे पास क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड विदाउट अंडरगोइंग द परमानेंट डिफॉर्मेशन अप टू द पॉइंट ऑफ elastic limit, या it is the energy absorbed by a material undergoing elastic deformation up to the point of elastic limit या proportional limit, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें इलास्टोमर्स में देखेंगे, वो इलास्टोमर्स में हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हम उनमें ये देखते हैं, बेसिकली ये होता है। सेकेंडली अगर ठीक है ना, ये हम वहाँ देखते हैं बहुत ज़्यादा, इवन हम जो हार्ड डेंचर बेसिस में, उनमें बेसिकली हार्ड डेंचर बेसिस में बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कि वो ऑब्जर्व करे विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हार्ड डेंचर बेसिस होती है उनकी लाइनिंग क्या होती है, उनमें क्या होता है, रेजिलेंस होना चाहिए कि वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो। फिर टफनेस क्या होती है कि हमारे पास इस ग्राफ में हमें बेसिकली टफनेस के बारे में बताया गया है भी, है ना। तो टफनेस हमारे पास क्या होता है कि जब द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ मटेरियल कैन ऑब्जॉर्ब अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या आता है ना कि हमारे पास